मेरे दोस्तों नमस्कार। मैं आपका मित्र आपका भाई पंकज पुनः आपसे फिर एक बार रूबरू होने का मौका मिला। मेरे दोस्तों, लगातार हम अपने वीडियो को आपके सामने प्रसारित करते हैं और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग हमारे वीडियो को लगातार देखते हैं, उसको लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। मेरे भारत के नवीन आकार लेते हुए दोस्तों बात करने का मन था, क्योंकि लगातार हमारे देश में जो वर्तमान परिदृश्य है उस पर लेकर खासकर पूरे मीडिया संस्थान और जो स्थानीय मीडिया हैं, लोकल पत्रकारिता है, मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहता हूं, खासकर अपने देश के 135 करोड़ देशवासियों से, कि मेरे देशवासियों, ये देश एक ऐसा देश है जिसको बोल सकते हैं सोने की चिड़िया के नाम से। ये देश जिसको हम बोलते हैं भारत, हिंदुस्तान या इंडिया, ये एक ऐसा गौरवशाली इतिहास रहा है हमारे देश का, जो इसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। ये मानिएगा 1947 जब देश आज़ाद हुआ और 1950 में जब देश का संविधान लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ। दोस्तों 1952 में जब प्रथम आम चुनाव हुए, और ये मानिएगा भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, 1952 में जब प्रथम आम चुनाव हुए तो प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश की कमान को संभाला। और ये मानिएगा उस समय की तत्कालीन ऐसी स्थितियां थीं जो समाज और राष्ट्र को अपने आप में एक विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए एक जज्बा होना चाहिए। तत्कालीन स्थितियां देश की जैसी भी रही हों, उस समय के तत्कालीन हमारे जो भी राजनीतिक थे, हमारे समाज सुधारक थे और हमारे देश के जो जनता जनार्दन थी, उन तात्कालिक स्थितियों में हमारे देश को विकास के पथ पर अग्रसर किया। एक ऐसी लंबी यात्रा, ये मानिएगा 1952 से लेके लगातार सरकारें, जनादेश मिलता रहा और सरकारें बनती रहीं और विकास की गंगा बहती रही। सत्ताएं भी बदली, बीच में कई मंत्री परिषद और भी सरकारें बनी, लेकिन भारत के नवयुवकों का उसमें जो योगदान था, और आज हम 2021 में एक ऐसे परिदृश्य में खड़े हैं जहां पर हम एक इसको बोल सकते हैं विकसित देश के नाम से जाने जाते हैं। भारत का विश्व गुरु का सपना जो हमारे खासकर वर्तमान की सरकार ने देखा है, देखिए विश्व गुरु हमारा भारत जरूर बनेगा, ये तो उसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन विश्व गुरु बनने की पहल पर हम आज खासकर अपने नवयुवकों से, हमारी जो मातृशक्ति हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे नौनिहाल बच्चे हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छी कहावत कही जाती है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मेरे भारत के नवीन आकार लेते हुए युवा और हमारी मातृशक्ति और हमारी बच्चे, दोस्तों जो सबसे ज़्यादा सहभागिता होनी चाहिए आज के परिदृश्य में, ये मानिएगा खासकर हम अपने युवाओं को, खासकर ये मानिएगा 29 राज्यों में और 7 केंद्र शासित राज्यों में, और ये मानिएगा पूरे देश के अंदर, आज ये मानिएगा बहुत बड़े पैमाने पे जो भी सरकारी संस्थान हैं, और उसमें से जो बच्चे भी सरकारी संस्थाओं में या हमारे नवयुवक हैं, वो अपनी बौद्धिक क्षमता के बल पर अच्छे संस्थानों में प्रमुख पदों पे विराजमान हैं। उसमें जो भारत की प्रमुख सेवा है, सर्विसेज हैं, जिसको हम बोल सकते हैं IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा, IPS भारतीय पुलिस सेवा, या IFS भारतीय विदेश सेवा, और खासकर राज्य स्तरीय जो सेवाएं हैं, उत्तर प्रदेश शासन की या अन्य राज्यों की सेवाएं जो हैं, उनमें बहुत बड़े पैमाने पर खासकर UPSC के माध्यम से या MPSC के माध्यम से राज्यों की जो अपनी खासकर आयोग की परीक्षाएं होती हैं, उसमें हमारे नवयुवक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और देश की कमान और राज्यों की कमान को संभालते हैं। उसमें सबसे जो अहम योगदान होता है, क्योंकि जिस प्रकार नवीन दिशा की ओर हमारा भारत बहुत तेज़ी के साथ विकास कर रहा है, उसमें समाज की सहभागिता भी बहुत महत्वपूर्ण रखती है। दोस्तों एक युवा होने के नाते और लगातार समाज और हम राज्यों में घूमते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश की ये मानिएगा 75 जनपदों में, या अन्य राज्यों की भी खासकर जो डिपार्टमेंट हैं, जिसको हम बोल सकते हैं रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट है, जो नियुक्ति डिपार्टमेंट करते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर हर सरकारें अपने विभागों के माध्यम से राज्य सरकारें नौकरियां निकालती हैं, खासकर केंद्रीय सेवाओं में भी नौकरियां निकलती रहती हैं। लेकिन ग्रामीण अंचल से निकला हुआ युवा और ख़ासकर जिसको हम बोल सकते हैं वर्तमान सरकार आत्मनिर्भरता की बात करती है,
उस कड़ी में एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकारें खासकर 1952 से आम चुनाव होने के बाद जो विकास की रफ्तार थी, वो विकास की रफ्तार आते आते आज 2014 से लेकर 2021 के परिदृश्य में कहीं ना कहीं वो किन्हीं कारणों से बहुत प्रभावित हुई है। देखिए, इतना बड़ा देश जिसको हम बोल सकते हैं कि 29 स्टेट हैं भारत के अंदर और 7 केंद्र शासित राज्य, उनमें एक बहुत बड़ी समानता जिसको मोड़ सकते हैं हम, इसको बोलिए जम्मू से लेकर कन्याकुमारी और उत्तर से पूरब, पूरब से पश्चिम, मतलब ये पूरे भूभाग पर बहुत बड़े पैमाने पर हमारी सरकारों ने, वर्तमान सरकारों ने और पूर्व सरकारों ने जो भी विकास को किया, उसमें कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं देखना चाहता हूँ कि आज भी जो समानताओं की खाई है वो बहुत बड़े पैमाने पर नहीं भर पा रही है। खासकर अपने देश के बुद्धिजीवियों से, हमारे देश के जो बहुत महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोग हैं, देखिए इसमें सबसे जो अहम कड़ी होती है वो खासकर चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य हो, वहाँ की सरकारें और उन सरकारों में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स, क्योंकि देश की वास्तविक कमान जिसको हम बोल सकते हैं, जो मतलब रीढ़ की हड्डी है, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं। एक IAS भी देश की योजनाओं को बहुत बेहतरीन ढंग से क्रियान्वित करते हैं, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो चाहे राज्यों की सरकारें हों। उसमें जिस प्रकार राज्य की सरकारों में प्रमुख सचिव, जिसको चीफ सेक्रेटरी बोलते हैं, उसके अंडर में पूरे प्रदेश के जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, खासकर IAS काम करते हैं। DGP के माध्यम से पुलिस महानिदेशक, जिसके अंदर पूरे पुलिस के अधिकारी की कमान होती है राज्य की। इस प्रकार जो बड़े बड़े संस्थान हैं, उनके जो चीफ हैं, अपने डिपार्टमेंट की कितनी बारीकी है, कितना क्या उसके अंदर है, वो उनको बहुत बेहतरीन ढंग से पता होता है। आज सेवा योजन कार्यालय में अगर आप जाइएगा तो हमारे एक मित्र हैं बहुत अजीज, राजू चतुर्वेदी जी, उनके माध्यम से मुझे मालूम हुआ कि 29 राज्यों में और करीब 7 केंद्र शासित राज्यों में जो भी सेवा नियोजन कार्यालय हैं, उसमें राज्य सरकारें और केंद्रीय सरकारें कितने बड़े पैमाने पर खासकर नियोजकों को नियुक्ति देती हैं, ये बहुत चिंता का विषय है। दूसरी चीज़, आज वर्तमान परिदृश्य में ये मानिएगा बहुत बड़े पैमाने पर उसमें जनता जनार्दन और खासकर सरकारों का जो अपना मापदंड है कि वो जो नियुक्तियाँ करना चाहती हैं, वो बहुत बड़े पैमाने पर वो एक रॉ बेसिस पे करना चाहती हैं या अन्य सोर्सों से करना चाहती हैं। मैं अपनी सरकारों को ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जब आप हिंदुस्तान के 145 या 130 करोड़ देशवासियों के माध्यम से जब वहाँ की आप वोटों को लेते हैं, इस देश की जनता जब आपको वोट दे के राज्यों की सरकार बनाती है या केंद्रीय मंत्रिपरिषद में आपकी सरकार बनाती है, तो ये आपका उत्तरदायित्व बनता है कि देश के प्रत्येक नागरिकों को आपको शिक्षा मुहैया कराना, आपको रोजगार देना, आपको सड़क, पानी, बिजली, इनकी व्यवस्था कराना। लेकिन मैं दुर्भाग्य मानता हूँ आज के वर्तमान परिदृश्य में कि सरकारें लगातार इन चीज़ों से हटती जा रही हैं, क्योंकि जिस प्रकार आज निजीकरण होता जा रहा है इस देश के अंदर, अगर व्यक्ति के पास बिजली की समस्या है तो लोग जनरेटर लगा लेते हैं, बढ़िया स्कूल नहीं है तो लोगों ने अच्छे स्कूलों में अच्छे स्कूल खोल दिए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इतने बड़े पैमाने पर अगर राष्ट्र निर्माण की अग्रिम भूमिका में हमारा देश खड़ा होना चाहता है, तो ग्रामीण अंचल से निकले हुए युवाओं को भी तहरीर देनी चाहिए कि जिस प्रकार शिक्षाओं का इतना महंगीकरण होना, उनका महंगा होना एक बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह लगाता है कि आम जनजीवन में और ग्रामीण अंचल से निकले हुए बच्चे, उनके अंदर कहाँ से इतना पैसा उन परिवारों के पास आएगा जहाँ पर वो एक अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को दे सकते हैं। मैं लगातार ऐसी बातों को आप लोगों के माध्यम से रखना चाहता हूँ। शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, हर व्यक्ति का अपना एक मापदंड है, अपनी उसकी एक मासिक आमदनी है, उसके हिसाब से वो चीज़ों को क्रियान्वित करता है। सरकारों को चाहिए कि आप जब सत्ता पर आसीन होते हैं, आपको स्पष्ट बहुमत सरकार जनता देती है, उसके बावजूद आप राज्यों के अंदर या खासकर केंद्रीय नेतृत्व के माध्यम से सरकारों को चलाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका एक आम नागरिक की भी होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, बहुत बड़े पैमाने पर खासकर उत्तर प्रदेश राज्य में या
कई ऐसे विभाग हैं जहाँ पर नियुक्तियों की जब बात आती है, मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश के अंदर ये मानिएगा जो फार्मासिस्ट संवर्ग है, इसको मैं इसलिए आपके हर वीडियो में याद दिलाता हूँ क्योंकि मैं उन संगठनों से बहुत जुड़ा हुआ हूँ। हमारे पास लगातार ऐसे विचार मैसेज आते हैं जिसमें वो लोग कहते हैं कि नियुक्ति के मामले में सरकारें बहुत हीरा हवाली करती हैं, वो जिस बड़े पैमाने पर नियुक्ति करनी चाहिए सरकारों को वो नहीं करती हैं। सरकार आज बहुत बड़े माध्यम से आउटसोर्सिंग के माध्यम से वो हर डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट कर रही है। उसका ये मानना है कि हम किसी भी संगठन को या किसी भी कंपनीज को या किसी भी समूह को सरकारी नौकरी ना देनी पड़े, इसके चाहत में आउटसोर्सिंग के माध्यम से वो नियुक्ति कराते हैं। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग की सहभागिता जितनी अच्छी रहेगी, राष्ट्र निर्माण में एक अग्रिम भूमिका रहेगी। मैसेज यही था कि हमारी सरकारें सबसे पहले नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा करें और भारत और ग्रामीण अंचल लोगों को एक बढ़िया रोजगार मुहैया कराएं। इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहाँ समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। धन्यवाद।